नमस्कार प्यारे साथियों। माध्यमिक परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने विज्ञान के आपके इम्पोर्टेंट पेपर के जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जो शेखावटी मिशन की ओर से जारी हुए थे। आप उनको ज़रूर देख लेना। तो साथियों, आपका जो विज्ञान का पेपर है आपको पता है कि 21 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है, अभी हाल ही में आज के दिन ही जो बोर्ड है उन्होंने एक संशोधित टाइम टेबल है वो जारी किया है, जिसकी पीडीएफ फाइल मैंने व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके टाइम टेबल में कुछ बदलाव है तो आप उसको ज़रूर देख लेना भाई एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। विज्ञान के जो पर्सन है साइंस के, उनको हम यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके अलावा साथियों और भी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। आपके यानी कि साइंस के टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें कि आपके लगभग 100 पर्सन है वो प्रत्येक विषय के इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आप टेस्ट के माध्यम से देख के अपनी तैयारी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मॉडल पेपर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के और इस साल के हो गए या पिछली परीक्षाओं के हो गए, उनकी जो पीडीएफ फाइल है साथियों वो भी आपको ऐप पे दे दी गई है, जहाँ से आप उनको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क टेस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी शेखावटी मिशन के जो जारी हुए हैं पर्सन बैंक वो आपको मिल जाते हैं, बोर्ड ने जो जारी किया है वो भी मिल जाते हैं। इसके अलावा साथियों आपको जितनी भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। पिछले बोर्ड में जो मेरिट छात्र आए थे उनकी कॉपियाँ पीडीएफ फाइल में आपको ऐप पे दी गई है, तो आप डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में कैसे लिखे कि आपके भी मेरिट में नंबर आए। तो वो आप ज़रूर देख लेना। बाकी आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। जितनी हेल्प हमारी ओर से होगी हम आपको ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन जो खंड ए है वो सबसे पहले हम देखने वाले हैं। इसमें आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मैंने ऑलरेडी जो सही आंसर है उसको रेड कलर में इंडिकेट कर दिया है। और ऐसे के ऐसे पीडीएफ फाइल भी आपको ऐप पे मिल जाएगी, जिससे कि आपको इनको याद करना है वो आसान हो जाएगा, आपके सामने आंसर भी रहेंगे। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया संपन्न होती है वो होती है हमारी हरित लवक में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे सही करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिए इंसुलिन, चायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकोइनिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है साइटोकोइनिन, ये एक प्रकार का पादपों में पाने जाने वाला हार्मोन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं। तो साथ ही उसको सिनेप्स बोला जाता है। अनगिनत बार ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ है, द्वार्षिक, वार्षिक, टेस्ट वेस्ट सब में इस प्रश्न को ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। तो इसको आप स्टार मार्क कर ही लेना भाई एग्जाम के लिए। अगला देखिए यहाँ पे, जब मटर के लंबे पौधे का संस्करण बोने पौधे के साथ कराया जाता है तो प्रथम अ, पुत्रीय जो पौधे होते हैं, पीढ़ी जो होती है उसमें पौधे हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो साथ ही उसमें सभी लंबे पौधे होंगे। यहाँ पे देखिए लंबे पौधे का संस्करण बोने पौधे से कराया जाता है। तो जो पहली आपकी पीढ़ी होगी, ठीक है, कौन सी होगी, पहली पीढ़ी जो होगी उसमें जो पौधे होंगे वो क्या होंगे, सभी लंबे होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आधे लंबे तथा आधे बोने पौधे जो है सॉरी ये तो यहाँ पे आंसर हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि आप कितनी दूर खड़े हो दर्पण जो है वो किस इंडिकेट करता है। कहने का मतलब यह है कि कौन सा दर्पण है जिसमें सदैव जो है वो प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है। तो दोस्तों वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी आप सही करेंगे। अगला देखिए यहाँ पे, दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो साथियों इसका जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश सबसे कम प्रकीर्ण होता है। दोपहर के समय में जो प्रकाश है सूर्य का वो सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है, एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, इसको संयोजित किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई वायरिंग आ रही है, यहाँ पे एमीटर लगा देंगे और इसी वायर से वापस बाहर निकाल लेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे एसी सोर्स है वो आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव देखो इसमें से गया और पॉजिटिव बाहर आ रहा है और लास्ट में इसमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका एमीटर है वो सीरीज में लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्ट मीटर होता है उसको किस प्रकार से संयोजित करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किसी विद्युत धारा के सतत व बंद परिपथ को कहते हैं? तो साथ ही उसको हम विद्युत परिपथ बोला जाता है, जिसको अपन क्लोज लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज लूप बोला जाता है इसको। यानी कि कोई भी परिपथ अगर बंद रूप में है तो उसमें विद्युत धारा का जो प्रभाव है वो अवश्य होता है। अगर इसको अपन ब्रेक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रभाव है वो रुक जाता है। इसीलिए इसको अपन विद्युत परिपथ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक समीकरण दिख रहा होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त जो समीकरण है वो इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार की श्वसन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त जो यौगिक है वो कौन सा बनेगा? तो साथियों यहाँ पे जो बनेगा वो होगा Fa3O4। ऑक्सीजन के 4 परमाणु क्रमांक होंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, निम्न में से कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है? यहाँ पे देखिए आपको धातुओं के नाम ऊपर दे दिए गए हैं, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ऑर्गन हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह। तो यहाँ पे कौन सी है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन यानी सेकंड और फोर्थ वाला है। सेकंड में हमारा ये आ रहा है, ठीक है, फोर्थ में आ रहा है हमारा ये वाला। ये दोनों जो क्या होती है हमारी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला देखिए, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सीसा, पारा, सोडियम और लोहा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो सोडियम होता है। सोडियम को दोस्तों आपने लैब में देखेंगे, जब आप 11th में जाएंगे, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, तो सोडियम जो है उसको केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन का जो ऑयल है उसमें रखा जाता है। अगर इसको हम किसी कागज़ पे ऐसे ओपनली लेंगे खुला करके, तो क्या होगा, ये अपनी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तुरंत नष्ट हो जाता है। और आपने कई बार देखा होगा जादूगर वगैरह जो होते हैं वो पानी का टैंक उसमें आग लगाते हैं कुछ फेंक के, तो वो सोडियम ही उसमें पानी में फेंका जाता है। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ये, तो क्या होता है, आग लग जाती है इसमें। तो ये हमारा सोडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो ये कौन सा कमरे के तापमान पर, कौन से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, उसका नाम आपको कमेंट करना है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे अम्ल, यहाँ पूछा गया है कि अम्ल है उनका गुण किस प्रकार का होता है? तो स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला करता है, कार्बोनेट को विघटित करता है, या अम्ल का स्पर्श पिघलने वाला या फिसलने वाला होता है? तो दोस्तों अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोनेट को विघटित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रहेगा। यहाँ पे लाल लिटमस को नीला नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे आता नीला लिटमस है उसको लाल करते हैं, तो ये भी हमारा सही आंसर होता, लेकिन ये नहीं है। तो ये आप ज़रूर याद रखना। साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करके दोस्तों को भेज देना, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको निःशुल्क चीज़ें उपलब्ध कराई गई है, टेस्ट हो, पीडीएफ हो या फिर नोट्स हो, वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किस प्रकार से होता है? वह पौधेनी में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। तो ये सभी आएगा। इन सभी में दोस्तों तने के द्वारा है वो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता है ताकि, आपको पता है कि विद्युत उपकरण जो होते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे कोई डिवाइस है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे धरती से जोड़ देंगे इस प्रकार से। इसको, ये तो हो गया हमारा अर्थिंग हो गई भाई। तो यहाँ पे अर्थिंग कब पूछ रहा है, संपर्कित क्यों किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, तीव्र विद्युत आघात न लगे, जिसको अपन बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट लगने पे या जब भी लाइट के हमारा करंट लग जाता है तो हमें झटका ना लगे। यानी कि हमारे अंदर बॉडी में है उस विद्युत का पोटेंशियल है वो मैक्सिमम ना जाके कुछ जाए अंश, बाकी कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा भूमि में चला जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, जीवित वस्तुओं को कहते हैं? तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, जीवित वस्तुओं को सजीव कहा जाता है। अधातुएं ऊष्मा की क्या होती है? तो भाई ये ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। और अगर यहाँ पे धातुओं का नाम आता है तो धातु क्या हो जाती है, मेरी सुचालक बन जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, खालिस्तान दिया गया है, प्रक्रिया में स्पंजो हाइड्रा आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पुनरुद्भवन प्रक्रिया जो होती है उसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर है वो किस प्रकार के विभिन्न उपरूप है? तो दोस्तों ये जो है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप होते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सही आंसर होता है।
यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, दर्पण का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो साथियों दर्पण का सूत्र आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/f, यानी कि फोकस दूरी इससे रिलेटेड होती है दर्पण की, तो 1/v प्लस 1/ हमारा u हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, दर्पण का सूत्र है, जो कि आपको याद करना है। आगे देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है, तो यहाँ पे एम्पियर हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए विद्युत धारा की जगह, विद्युत धारा को हम करंट ही बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, इंग्लिश में करंट बोला जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो वोल्टेज होता है वोल्ट मीटर, उसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्टेज का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे देखें यहाँ पे, जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उनको हम उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उपभोक्ता। आपको कोई भी दो उपभोक्ताओं का कमेंट करके जवाब देना है कि प्रकृति में जो उत्पादन होता है, तो सर्वप्रथम उपभोक्ता कौन कौन होते हैं, कमेंट करके बता देना। आगे देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न है, जिनका एक पंक्ति में आपको आंसर देना है। यहाँ पे पूछा गया है कि अम्लों में विद्युत प्रवाह किस कारण होता है। जो अम्ल होते हैं उनमें विद्युत प्रवाह है वो आयनों के कारण होता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आयनों के कारण होता है। आगे देखिए गोल्ड तथा सिल्वर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाए जाते हैं, तो देखिए गोल्ड तथा सिल्वर बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या हो गया कि अपने आप में इनमें कोई मिलावट नहीं होती है, ये शुद्ध रूप में होते हैं, और अभिक्रियाशील भी कम होते हैं, ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ या अन्य कोई गैसें हैं उनके साथ इनका अभिक्रिया है वो ना के बराबर होती है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अगले देखें यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र और संरचना सूत्र है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र सबसे पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सूत्र के रूप में क्या लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे आप C6 और H12, यानी कि कार्बन के 6 अपरूप होंगे और हाइड्रोजन के 12 अपरूप होंगे। इसको आप अगर डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे सी आपने अब लिख दिया, ठीक है। अब सी के हमें कितने अप्रूव बनाने हैं, 12, ठीक है, सॉरी 6, ठीक है, कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं हमें, तो 6 अप्रूव आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे, जिसमें कि आप कैसे भी बना सकते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए इधर ले लिया, फिर इसके साथ में सी ले लिया, फिर इसके साथ में सी ले लिया, तो 1 2 3 हो गए। फिर यहाँ पे आप हाइड्रोजन अप्रूव लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा दिया आपने, यहाँ पे और यहाँ पे भी लगा दिया। अब देखिए ये तो 3 ही हुए हैं अभी तक। इसके साथ साथ दोस्तों आप कार्बन के और अपूर्व यहाँ पे जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, तीनों के साथ एक और सी वाला, एक एक और जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 3 ये जोड़े 10, और इनके साथ एक और अप्रूव और जोड़ देना आप, ठीक है। अगला है प्रोपेन का संरचना सूत्र है वो बताना होगा। तो प्रोपेन का संरचना सूत्र जो है वो C3 और H8 होगा। कार्बन के 3 अपूर्व होंगे, हाइड्रोजन के 8 अपूर्व होंगे। इसको अपन सूत्र के माध्यम से देखें तो कैसे लिखेंगे, सी आपको 3 ही बोला गया तो सी आपने ये लिख लिया है। कार्बन हाइड्रोजन के कितने होंगे, 8 हो जाएंगे, तो एच इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 1 2 3 4 5 तो हो गए, एक यहाँ पे लगा देंगे 6, एक यहाँ पे लगा देंगे 7 और एक यहाँ पे लगा देंगे 8। इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा। आगे देखिए युग्मनानुबंध किसे कहते हैं। तो दोस्तों तंत्रिका कोशिकाओं के आपसी संबंध को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है, युग्मनाबंधन कहते हैं, तो ये हमारा सही आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया कि उत्तक संवर्धन क्या है। तो दोस्तों उत्तक संवर्धन के बारे में आपको लिखना होगा कि पौधे के किसी अंग या उत्तक संवर्धन कराकर नए पौधे तैयार करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, प्रकाश के अपवर्तन में उसकी आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो उसकी आवर्ती में कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अब साथियों आवर्ती का मात्रक क्या होता है, ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाई, ठीक है, आवर्ती का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है लेंस का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो लेंस का सूत्र दोस्तों अभी अभी जो हमने देखा था उत्तल लेंस के कंडीशन में, ठीक है, यानी फोकस दूरी वाला, वही लेंस का सूत्र आपको यहाँ पे लिखना होगा, 1/f बराबर 1/मी माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा और यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। आगे देखिए मुक्त अवस्था में लटकने पर चुंबक किस दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आपने देखा होगा चुंबक जो है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, जिसको अपन साउथ और नॉर्थ बोलते हैं। अगर हम चुंबक का डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम भी हमें ऐसे ही बनाना होता है। ये मान लीजिए एन है, ये हमारा एस है, बीच में अगर मोटर बनानी होती है तो फिर अपन मोटर इस प्रकार से मोटर का सिंबल रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रश वगैरह लगा के मोटर का चित्र भी बना सकते हैं। तो ये जो स्लोट आपको दिखेंगे ये हमारे किसको होंगे, एस और एन, यानी कि साउथ पोल और दक्षिण पोल यानी कि नॉर्थ पोल।
आगे देखिए, किसी वन की खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण आपको बताना है। तो साथियों, वन की इस खाद्य श्रृंखला का आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे हो जाएँगे पेड़-पौधे हैं, ठीक है? और साथ में क्या हो जाएगी, घास भी हो जाएगी हमारी, ठीक है? अब घास को इनको कौन खाएगा भाई? हिरण खाएगा। हिरण को कौन खाएगा? भेड़िया। और भेड़िया को कौन खा जाएगा? शेर। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला हमारी बनती है। तो ये इस यहाँ पे एरो मान लीजिए कि ये एरो यहाँ पे लग रहा है, एक एरो यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पे लग रहा है। इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला का एक एग्जाम्पल आपका हो जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी आपके फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, यानी कि हमारे ए सेक्शन में आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, बी और ए सेक्शन में हमारे बी पार्ट जो है वो रिक्त स्थान वाले हो गए, और सी पार्ट जो है वो वन लाइनर वाले क्वेश्चन हो गए, जिनको सॉल्यूशन बता दिया है मैंने। बाकी बड़े प्रश्नों के लिए दोस्तों पीडीएफ फाइल है वो ऐप पे अपलोड कर दी गई है, जहाँ से आप इनको देख सकते हैं विद सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छे आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पर्सन ज़रूर इंक्लूड होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।